सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बुक सजेशंस। आज मैं यहाँ पर आप लोग को इंटर बोर्ड परीक्षा क्लास 12 वीवीआई को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया, ये टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो फिजिक्स सब्जेक्ट का। ओके, तो चलिए हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके कि कौन कौन से आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आए हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आज लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये हमारा हो सकता है पार्ट 1 होगा। मैं इसके बाद और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और आप लोग क्या करना है, आप अपने को करना ये है कि जिस तरीके से मैं जो भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ उसको धीरे धीरे लर्न करते जाना। ओके, और मेरे ऑब्जेक्टिव बताने से पहले ही वीडियो को पॉज करके पहले ये अपने आप सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने अभी तक कितना तैयारी हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है? अपेक्षिक प्रावैधता जिसको कहते हैं। चलिए देखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एयर में इसका वैल्यू कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 है, बी है हमारा अनंत 1 और फिर 9 × 10⁹ तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए एक का आंसर होगा हमारा सी। कितना होता है? 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, क्या होता है? QE या फिर Q/E या फिर E/Q या फिर √QE। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान। तो इसका आंसर हमारा होगा Q × E होगा। क्या होगा? Q × E होगा। और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर लेता है कि एग्जाम के टाइम में एक बार इसको सिर्फ देख लेना है। चलिए देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। इन सभी चीजों को, ऐसा यूनिट जितने भी सारे हैं, इसको तो एक ही मतलब कि मेमोराइज एक ही बार में इसको कर लेना है। ठीक है ना, दूसरे बार की इसको रखना ही नहीं है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है हमारा वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है हमारा विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट? वोल्ट मीटर होता है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या बोला रहा है। संबंध Q = N में निम्न में से कौन सा n का मान संभव नहीं है? देखिए n का यहाँ पे जितना भी सारा वैल्यू होगा वो कंप्लीटली होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि 2/1 हो गया, 2/1 तो नहीं, ऐसे ले लेते हैं 2 जैसे कि हम लोग 7 ले लिए। ठीक है ना, इसका अलग तरीके से निकलेगा, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मान संभव नहीं है बोल रहा, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कौन सा मान पॉसिबल नहीं है हमारा? 4.2 पॉसिबल नहीं है। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है। ओके, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। इन सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में आप लोग को लर्न कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, किसी माध्यम के आपेक्षिक प्रावैधता, ठीक है ना, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू कितना होती है? ठीक है ना, तो ε/ε0 होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, पानी का प्रावैधुत स्थिरांक होता है। बताइए कितना होता है पानी का प्रावैधुत स्थिरांक? 80, 61 या फिर 42.5 होती है। बताइए कितना होता है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। कितना होगा? ए। तो पानी का प्रावैधुत स्थिरांक कितना होता है हमारा? 80 होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 1/4πε0 का मान कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन सारी इसको ये ध्यान में रखना है। वहां पे आप लोग को एग्जाम में कैसे दे देगा? 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर पर मीटर दे सकता है, कूलम स्क्वायर दे देगा। ठीक है ना, तो इस वाले को ध्यान में रखना है कि इसका होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्या इसका 9 × 10⁹ तो देगा ही, लेकिन आपको कंफ्यूजन के लिए ये वाला चेंज कर देगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा क्या होती है बताइए आप लोग? आवेश की विमा हमारी क्या होगी? तो AT होगी। क्या होगी? AT होगी आवेश की विमा। चलिए ε0 का मात्रक होता है, बताइए ε0 का मात्रक ऐसा यूनिट है ये भी। ε0 का मात्रक कितना होगा बताइए? तो इसका मात्रक हो जाएगा फैराड पर मीटर। क्या होगा? फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन का मात्रक क्या था हमारा? फैराड पर मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 में क्या बोला जा रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक ही बार में लर्न करना, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं, इसको आज का आज ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है। अचर का मतलब कांस्टेंट रहता है, या फिर दोनों हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। बताइए किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है उसका मास क्या हो सकता है? तो इसका मास क्या होगा? तो ये इसका मास घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है? ध्यान में रखने वाली बात, विद्युतशीलता बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका SI मात्रक बोल रहा है यहाँ पे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। क्या होगा? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। अब बताइए, कूलम बल होता है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों या फिर कोई नहीं? बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। कूलम बल होता है हमारा, तो चलिए दोनों होता है, मतलब दोनों का मतलब A एंड B दोनों। ठीक है ना, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। ध्यान में रखना आपको, कूलम बल कौन सा बल है हमारा? तो ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग देखेंगे
कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल होगा, सिंपल सा ही है, वाईजेड तल में होगा। किस तल में होगा? वाईजेड तल में होगा, वाईजेड प्लेन में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक होता है। क्वांटक ईएसयू मात्रक में इसका क्या वैल्यू होगा? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्वांटक ईएसयू मात्रक यहाँ पे पॉइंटेड, ये लाइन ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटक ईएसयू मात्रक पूछ रहा, ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.78 इंटू 10⁻⁻⁻10 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है? संरक्षी और संरक्षी। तो मैं यहाँ पे सिंपल से आंसर लिख दिया हूं, तो इसका आंसर स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग देखेंगे, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो कुल आवेश बटे विभव इसका आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक कूलम आवेश में कितना ईएसयू होता है? ठीक है, ईएसयू वाला चीज को ध्यान में रखना है। यहां भी एक बार ईएसयू आ चुका है, क्वांटक ईएसयू है, ठीक है। तो एक कूलम आवेश में कितना ईएसयू होता है? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब हम लोग देखेंगे, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, या फिर सतह पर 45 डिग्री पर होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा बी, सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की और हम लोग अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को कौन सा क्वेश्चन बोला जा रहा है? यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाता है? शून्य होता है, धनात्मक और समरूप होता है, धनात्मक और असमरूप होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 20 का आंसर? 20 का हमारा हो जाएगा धनात्मक और समरूप होगा। कैसा होगा? धनात्मक और समरूप होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? साबुन के बुलबुले को, ठीक है ना, जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? उसकी रेडियस क्या होती है? बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का? 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्या होगा? बढ़ती है। ओके चलिए 22 देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताया था, टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 का फिजिक्स के लिए, ठीक है ना, पार्ट 1 में शायद मैं बताया, फिर पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 1 में शायद मैं बताया था, ठीक है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन में मैं डाला था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं या फिर विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। उसमें भी मैं बताया था कि ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे चीजों का, ठीक है ना, इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का। ये सब क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा कूलम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? कूलम इंटू मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं हैं, ध्यान में रखना है, M-1 L-3 T4 A2। देखिए ये वाला थोड़ा ऑड लगता होगा बोलने में, ठीक है ना, तो इसको सिंपल से ऐसे याद कर सकते हैं, A2 T4 M-1 L-3, ऐसे थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस वाले फॉर्म में लर्न करने में अच्छा रहेगा, लेकिन एग्जाम में देखिए इस फॉर्म में आता है, एग्जाम में इस फॉर्म में आता है। बस ध्यान रखना है कि आपको A कितना लेना है, T और फिर M और फिर L, ठीक है ना। तो ऐसे आपको शायद अच्छा लगे पढ़ने में, A2 T4 M-1 L-3, ठीक है ना, ऐसे याद करने में आपको थोड़ा अच्छा हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का है, मुक्त आकाश की प्रावैद्युतता होती है, मुक्त आकाश की फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ माइक्रोफैरेड, या फिर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, या फिर 8.85 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। बताइए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्री स्पेस की प्रावैद्युतता, इसकी परमिटिविटी क्या होती है? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा, 8.854 भी यहाँ आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे 4 तक जाते नहीं है, 8.85 ही रहने देते हैं। तो इसका आंसर पूरा होता है 8.854 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, कितना हो जाएगा? 26 का बताइए। तो 1/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4 गुना। इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, पिछले बहुत सालों में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27 हम लोग का, विद्युत तीव्रता की विमा क्या होती है? देखिए डायमेंशंस हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो विद्युत तीव्रता की विमा होती है हमारी MLT-3I-1। क्या होती है? MLT-3I-1 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर
विद्युत तीव्रता का मान होता है, क्या होता है? ई एप्सिलॉन नॉट या फिर ई नॉट इंटू सिग्मा या फिर सिग्मा बाय ई नॉट या फिर 0 या फिर ई नॉट बाय 2 होता है। क्या होता है बताइए? किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है? 28 का। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या होता है हमारा? 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। कोई विद्युत द्विध्रुव है जो एक पृष्ठ से बंद है, घिरा हुआ, ठीक है ना, तो उसके पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? अनंत, शून्य, क्यू बाय ई नॉट या फिर कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 29 का इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका भी क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग को कौन सा क्वेश्चन बोला जा रहा है? एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या बोला गया? एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो 30 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है ना। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, वरना नहीं तो एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जाम में फिर याद आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बताया गया था लेकिन आप लोगों ने बात नहीं माना। ठीक है ना, तो आप लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। एग्जाम में आप लोग को जब क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चंस वहां पे दिया गया था। बेस्ट कंटेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ढूंढ करके एकदम सर्च करके लिया जाता है। आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से ये करने के लिए, मतलब आपकी तैयारी को अधिक बढ़ावा देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली अच्छे तरीके से करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक में ऐसा यूनिट पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 31 का आंसर बताइए क्या होगा? न्यूटन पर कूलम होगा। क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। चलिए 32 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? संयोजक तार, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज। क्या होगा? तांबा हो जाएगा। संयोजक तार बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मतलब कि सर्वाधिक अच्छा है, ठीक है ना, उत्तम है, तो तांबा हो जाएगा। अब उसी तरीके से फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? देखिए भटकाने के लिए क्या क्या, एक जगह दे दिया संयोजक तार, एक जगह दे दिया फ्यूज तार, लेकिन दोनों का आंसर क्या होगा हमारा? तांबा। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? तांबा से। और फिर संयोजक तार बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा? तांबा ही है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ देखिए आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन आपको भटकाने के लिए दोनों का क्वेश्चन के चेंज कर दिया। ठीक है ना, लेकिन दोनों का फिर मीन्स अर्थ एक ही निकल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम आधारित है, मतलब कि किरचॉफ के दो नियम लॉ है। ठीक है ना, किरचॉफ लॉ दो है, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है? ठीक है ना, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो प्रथम नियम जो है वो हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर। आप लोग को मेरे साथ बोलना है, प्रथम नियम जो किरचॉफ का वो किस पे आधारित है? हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और तो द्वितीय नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 अब हम लोग देखेंगे। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, क्या बोला जी? क्या तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है क्या है? अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी या फिर कोई नहीं? बताइए 35 का आंसर क्या होगा हमारा? आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। बताइए 35 का क्या होगा हमारा? 35 का हमारा भी हो जाएगा बी। क्या होगा? बी होगा। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, अगर प्रतिरोध घट रहा है, इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध घट रहा है तो इसका क्या आंसर होगा? अर्धचालक होगा। क्या होगा? अर्धचालक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, शून्य, 50,000 ओम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? तो 36 का ए हो जाएगा, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमारा अनंत होता है। चलिए एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। सबसे पहले एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है हमारा शून्य, बहुत कम या फिर बहुत अधिक या फिर अनंत होता है। बताइए क्या होगा 37 का? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? शून्य होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। इससे पहले क्या पढ़े थे? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ये अनंत होता है, एक आमीटर का क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान रखने की बात, वोल्टमीटर का क्या होता है हमारा? प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है हमारा? शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का कौन सा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग का है,
प्रतिरोध ताप गुणांक का एसआई मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए क्या होता है हम लोग का। 38 का बी होगा, क्या होगा, पढ़ के, क्या होगा, पढ़ के, मतलब टेम्परेचर का ये होता है, ठीक है ना। अब देख 39 में किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, दोनों होता है या फिर कोई नहीं होता। धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है इसका प्रतिरोध, ठीक है। चलिए, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन वन वर्ड के, ठीक है ना, तो इसको अभी का भी मेमोराइज करना है। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विद्युत विभव में अंतर होता है, उसी का मतलब विद्युत विभव में अंतर ही उसका प्रवाह का कारण होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, आवेश, धारा, विभवांतर या कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इसमें से कोई नहीं मापा जाता, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ऋणावेश का प्रवाह होता है, ऋणावेश का प्रवाह किसमें होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋणावेश का प्रवाह किसकी ओर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और यहाँ पे अगर पूछा गया है कि धनात्मक आवेश का प्रवाह कैसे होता है, तो उसमें बोलेंगे हम लोग क्या, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर पॉजिटिव बोला जा रहा है तो हाई से क्या करना, लो, और अगर निगेटिव बोला जा रहा है तो लो से हाई। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आ जाता है, पॉजिटिव बोला गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, हाई से लो की ओर जाएंगे, और अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, लो से हाई की ओर, ठीक है। निगेटिव मीन्स क्या होगा, छोटा से बड़ा, और पॉजिटिव मीन्स बड़ा से छोटा, तो हाई से लो, और निगेटिव हो गया तो लो से हाई जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है, क्या कहता है, ताप वैद्युत युग्म में सीबेक धारा, जूल धारा, पेल्टियर धारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए 44 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा सीबेक, क्या होगा, सीबेक धारा। अभी देखिए क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को ये भी एक दिए थे क्वेश्चन कि सीबेक इफेक्ट और फिर पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है सीबेक धारा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने के लिए, विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोध मापने के लिए, किसके लिए, प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 46 देखते हैं हम लोग। ताप वैद्युत युग्म में एक साधन है जो रूपांतरित करता है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं 47। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, तापमान बढ़ने से उसकी विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ती है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, बताइए, एम्पियर, ऑस्टेड, फ्लेमिंग और फैराडे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड की थी, किसने की थी, ऑस्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब देखिए आज का नेक्स्ट टॉप 50 में से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लास्ट है सबसे। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। कोई गैल्वेनोमीटर है, अगर उसको आमीटर में चेंज करना है तो उसको किस में जोड़ेंगे, समानांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, या फिर श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, या फिर समानांतर में उच्च प्रतिरोध। बताइए क्या होगा 50 का, तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, समानांतर में निम्न प्रतिरोध, ठीक है। तो आज के ये टॉप 50 क्वेश्चंस को मैं इसी जगह खत्म कर रहा हूं। ये टॉप 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चंस को जरूर से जरूर लर्न कर ले, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके के बेस्ट स्टडी कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ओके। तो चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।